हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब श्री कादिया और हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक का। और चैप्टर नंबर 13 तक हम लोग 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 14 आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्युत धारा फिजिक्स का एक चैप्टर था मोशन वाला, जो गति वाला चैप्टर है वो लास्ट पार्ट 2 में चला गया है। और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के साथ में जो आपकी 7th क्लास की बुक है वो कंप्लीट हो जाए। 3 घंटे के जो वीडियो बने हैं, एक एक घंटे के 3 वीडियो ये बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टू द पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं विद्युत धारा और उसके प्रभाव, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर अवयवों की बात की है कि कौन सी चीज कैसी दिखती है और कैसी कहलाती है, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे। विद्युत सेल का जो सिंबल है वो यहाँ पर ये होता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो आपका प्लस कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव कहलाता है। विद्युत बल्ब का अगर आप सिग्नल बनाते हैं तो उस तरीके से होता है। कोई स्विच ऑन है इसको कहते हैं बंद परिपथ, और कोई स्विच ऑफ है इसको कहते हैं खुला परिपथ। 2 से 3 सेल अगर आपने लगाए हैं तो वहां पर आप बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। और संयोजित तार अगर आपको किसी भी सर्किट में दिखाना है तो यहाँ पर परिपथ में आप इस तरीके का सिग्नल का यहाँ पर उपयोग करेंगे। बैटरी के निर्माण में यहाँ पर हम बात करेंगे कि बैटरी में पार्ट होता है, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है। टोपी की साइड में जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बैक साइड में होता है जहाँ सिर्फ प्लेन होता है वहां नेगेटिव होता है। कोई भी परिपथ अगर बंद है तो उसमें जो है लाइट आएगी, आपके विद्युत की सप्लाई होगी। और कोई भी परिपथ अगर खुला है तो उसे हम कहते हैं कि सप्लाई वहां पर आपकी बंद है। ये परिपथ अभी यहाँ पर खुला है तो हम कहेंगे यहाँ पर विद्युत धारा आपकी बंद है और ये बल्ब जो है वो आपका नहीं जलेगा। ठीक है। वहीं अगर हम इस सर्किट को बंद कर देते हैं, यानी परिपथ अगर हम बंद कर देते हैं तो विद्युत की सप्लाई होगी और यहाँ पर अगर आपकी बंद परिपथ में लाइट आएगी और ये बल्ब जलेगा। तो ये चीज क्लियर है। यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि विद्युत जिस भी तार में या जिस चीज में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या होता है, कई बार वो चीज गर्म हो जाती है। आप बल्ब को भी इस चीज में फील कर सकते हैं कि बल्ब को जलाकर जब हम बंद करते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, जिस पर हीटर है, गीजर है, आपकी जो प्रेस है, ये चीजें यहाँ पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर एक फ्यूज भी है जो आपका काम करता है। बल्ब में ये जो तंतु जलता है वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, और ये जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आजकल एलईडी और एलसीडी और सीएफएल चली है। सीएफएल जो है यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ट्यूबलाइट और हर चीजें इस तरीके से देखी होगी। खैर आपने इनको तो क्या एक्सप्लेन करना। यहाँ पर जो चीज है देखने लायक वो ये है कि ये जो व्हाइट व्हाइट इनमें भरा होता है उसमें क्या होता है, पारे की वाष्प इसमें भरी होती है। ये हमको यहाँ पर देखना था। फ्यूज क्या है? फ्यूज जो है वो एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर यहाँ पर काम करती है। फ्यूज में क्या होता है कि तार यहाँ पर इस तरीके का लिया जाता है जिसका प्रतिरोध भी कम हो और गलनांक भी कम हो। तो इस तरीके का फ्यूज तार यहाँ पर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही धारा उसमें बहुत अधिक प्रवाहित होती है, वो तार जो होते हैं वो जलकर वहीं पर टूट जाते हैं और अंदर जो है आपकी जो चीजें हैं, आपके घर में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। तो जब परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बहती है तो यहाँ पर ये तार जो टूट जाता है पिघलकर, ये जो कंडीशन है आपकी वो क्या कहलाती है, शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन की कंडीशन कहलाती है। लघु पतन की कंडीशन में क्या होता है, धारा का मान अत्यधिक हो जाता है। तो फ्यूज तार उसके लिए लगाए जाते हैं, और फ्यूज तार में क्योंकि गलनांक कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वो पिघल कर टूट जाता है और अंदर हानि होने से, नुकसान होने से बच जाता है। आजकल उसकी जगह यहाँ एमसीबीज का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एमसीबी ऊपर आ जाती है यानी स्विच ऑफ हो जाता है और घर के अंदर क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाती है और आग लगने की संभावना कम हो जाती है। जिस तरीके से विद्युत धारा तापीय प्रभाव प्रदर्शित करती है उसी तरीके से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये प्रभाव आप उसका चुंबकीय क्रेन में देख सकते हैं। क्रेन से बहुत बड़ी बड़ी चुंबकीय क्रेन से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उठाकर काम रखा जाता है, चुंबकीय चीजों को, लोह चुंबकीय चीजों को। ठीक है।
विद्युत चुंबक बनाया जाता है किसी भी लोहे की डंडी के चारों तरफ इस तरीके से कॉइल लपेट कर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उसमें विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर काम करती है, ये विद्युत घंटी। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आलेख द्वारा निरूपित किया जाता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रयोग है, जैसे हीटर है, गीजर है, प्रेस है और फ्यूज है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर पिघलने लगते हैं। इन पदार्थों का उपयोग फ्यूज निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों की क्षति और आग से बचता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत क्रेन जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। लोहे की किसी कील या डंडी पर अगर आप तार लपेटकर उन पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कील जो है चुंबक की तरह उपयोग ले सकते हैं आप उसको। ठीक है, विद्युत चुंबक का उपयोग बहुत सारी चीजों में यहाँ पर किया जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे हम। क्वेश्चन आंसर में हम बात करेंगे विद्युत सेल के प्रतीक में जो लंबी रेखा यहाँ पर काम में ली गई है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो यहाँ पर काम ली गई है वो क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को? लंबी रेखा तो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल को निरूपित करती है। दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन से किसका निर्माण होता है? तो बैटरी का यहाँ पर निर्माण होता है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका क्या लाल हो जाता है? ये इसके अंदर जो वायर होते हैं उसका तापमान बहुत तेज हो जाता है तो वो रक्त तप्त लाल हो जाता है। उसका एलिमेंट जो है, एलिमेंट आपका रक्त लाल हो जाता है। एलिमेंट यानी वो जो गीजर है उसके ऊपर ये जो जालियां लगी रहती है इनको एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, जो कि गर्म होकर लाल हो जाते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज उसको कहते हैं। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। नहीं, एक सेल जो होता है इसके पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ में और दूसरे सेल के पॉजिटिव को अगले दूसरे के साथ नेगेटिव के साथ संयोजित किया जाता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित मात्रा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघलकर टूट जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, जिसको जो ओवरलोडिंग कहते हैं, जिससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट की संभावना हो जाती है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। भाई विद्युत चुंबक जो है विद्युत चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल आकर्षित करेगा, तो ये बात तो गलत है। विद्युत घंटी जो है वो विद्युत चुंबक होता है, ये बिल्कुल बात सही है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करती है। इसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका चैप्टर यहाँ पर 15 यहाँ स्टार्ट हो गया, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे कि लाइट क्या है? लाइट जनरली जो आपके यहाँ प्रकाश आ रहा है वो लाइट है। ठीक है, ये चीज आप सभी जानते हैं कि लाइट क्या है। प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रकाश का परावर्तन सिंपल जो हम पढ़ते हैं, माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। परावर्तन की जब बात करेंगे तो माध्यम 1 की बात करेंगे। अपवर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें हम माध्यम 2 भी साथ में लेकर चलते हैं। परावर्तन में क्या होता है? कोई भी एक रे इंसिडेंट हुई और वो वापस उसी माध्यम में लौट गई, ये आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव रे है, जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, ये आपका परावर्तन का नियम भी कहलाता है। आपको चेहरा जो कांच में दिखाई देता है वो परावर्तन के कारण ही यहाँ पर दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको दिखता है। समतल दर्पण में आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। समतल दर्पण से आप जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पर एक देखने वाली बात यहाँ पर है।
परावर्तन के दौरान हम अगर समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग हमें दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है क्योंकि ताकि सामने वाले जो आदमी चल रहा है उसको रेयर मिरर यानी पिछले वाले कांच में ये एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे जाए। ठीक है, ये चीज। गोलीय दर्पणों की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक तो अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की सतह इस तरीके की होती है, उत्तल दर्पण की सतह जो है उभरी हुई होती है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है ऐसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी भी कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तल है उसको है अभिसारी भी कहते हैं। ये बात यहाँ पर देखने की है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अवतल दर्पण का निर्माण होता है, उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। जो बिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों ही दर्पण दोनों तरह के प्रतिबिंब यहाँ पर निर्माण करते हैं, मगर कुछ कंडीशंस में, सभी कंडीशंस में नहीं। अलग अलग कंडीशन यहाँ पर हमने डिटेल वीडियो में बताई हुई है कि किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो डॉक्टरों को आंख नाक कान देखने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग होता है। ये फोटो देखिए और उसके साथ में आप अवतल दर्पण लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो कांच, कार और स्कूटर के अग्रदीप यानी आगे की जो हेडलाइट्स होती है, इसके अंदर भी कौन सा दर्पण यहाँ पर लगा है, तो इसके साथ भी आप क्या लिख लीजिए, अवतल दर्पण यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, इधर जो आपका फोटो दिखाई दे रहा है उसमें ये देखिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या दिख रहा है, सीधा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जो प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बड़े साइज का वो दिखाई देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा साइड मिरर में किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। साइड मिरर जो होता है गाड़ियों की, इधर ये इस फोटो के साथ में आप क्या ले लीजिए, उत्तल दर्पण ले लीजिए। डेफिनेटली मानिए कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो डायग्राम से ही क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका मैग्नीफायर है और ये भी आपका उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं है, ये चीज अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये लेंस है, दर्पण नहीं है। अब यहाँ पर लेंस की बात करेंगे तो दर्पण में तो क्या होता है कि एक ही साइड होती है, ये वाली साइड होती है। ठीक है, जो दूसरी साइड आपकी होती है वो क्या होती है, कलर्ड होती है, सिल्वर से, सिल्वर कोटेड होती है, जिसके कारण आप उसे आर पार नहीं देख सकते। मगर जो लेंस होता है आपका, उस लेंस में दोनों साइड में क्या होता है, दर्पण की सतह होती है और ये जो है ये आर पार आपको दिखाई देता है, ये चीज ध्यान रखें। क्वालिटी की अगर बात करें, जो उत्तल लेंस के रिजल्ट्स हैं प्रतिबिंब को लेके, वो दर्पण में अवतल दर्पण में दिखाई देंगे। ठीक है, उत्तल लेंस की जो क्वालिटी है वो आपको अवतल दर्पण में दिखाई देगी और अवतल लेंस की जो क्वालिटी है वो आपको उत्तल दर्पण में दिखाई देगी। किस केस में, जब आप इनके प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ते हैं कि बिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, वहां पर ये कंसेप्ट आप थोड़ा दिमाग में बैठा कर चले। आप किसी भी सूर्य की किरण को अगर किसी लेंस द्वारा फोकस कर रहे हैं और वो कागज जल रहा है, तो वो कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस आप वहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आप प्रैक्टिकल, विभिन्न दूरियों में उत्तल लेंस किस तरीके से आपके प्रतिबिंब बना रहा है। एक फोटो में आप ये भी देखिए कि जो उत्तल लेंस से बिंब बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन रिजल्ट निकला वो क्या था कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। बिल्कुल इसका रिवर्स आप किस में कर लो, अवतल लेंस में कर लो कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा और कौन सा बनेगा, सीधा बनेगा। तो जो भी प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, आभासी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण में आपका फोटो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो वहां आपका जो प्रतिबिंब है वो कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब आप देख रहे हो और उस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अपसारी और अभिसारी की हमने बात की थी, तो ये चीज जो है वो उत्तल है, ये जो मोटा मोटा है वो उत्तल है, जो पतला दुबला है वो अवतल है। उत्तल लेंस जो है वो आपका क्या कहलाता है,
उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अभिसरित कर लेता है, यानी एक पॉइंट पर यहाँ फिक्स कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। जबकि अवतल जो है अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है किरणों को, इसलिए इसको अपसारी लेंस यहाँ पर कहते हैं। ये चीज मैंने ऊपर भी बताई थी। अपसारी और अभिसारी की यहाँ पर बात हुई, क्योंकि ये किरणों को एक जगह फोकस कर रहा है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और कौन सा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जबकि ये किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये चीज यहाँ पर आप याद रखें। हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हमारी आंख में होता है। हमारे रेटिना पे हमारी जो इमेज बनती है वो हमेशा वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। उस उल्टी इमेज को हमारा दिमाग हमें सीधा करके दिखा देता है। तो ये देखिए आप, आपका ब्रेन कितना मजेदार होता है कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं उसे फटाफट फटाफट सीधा करके वो आपको दिखा रहा है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की यहाँ पर बात करी है। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। 7 कलर विबग्योर, जिसे आपने नाम सुना होगा, विबग्योर, जो कि आपको इंद्रधनुष में भी दिखाई देता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर एक सीक्वेंस है। सबसे बाहर, अच्छा, इंद्रधनुष का जो आउटर कॉर्नर है आपका, यहाँ पर दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, बाहर जो है आपका इंद्रधनुष का रंग जो बनेगा वो ऐसे बनता है ना। तो सबसे पहले वायलेट आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। प्रथम इंद्रधनुष जब बनेगा तो सीक्वेंस ये होगा। अगर कई बार क्या होता है, आपको दो दो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, जब द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा तो एक बात याद रखिए, ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। चीजें रेड से शुरू होगी, यानी ये जो परत आपकी बनेगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इंद्रधनुष में अगर आप देखेंगे 7 कलर में प्रथम इंद्रधनुष जो बन रहा है, तो आप इस साइड देखेंगे कि ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और इस वाले कोने पर आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है। वहीं ये द्वितीय इंद्रधनुष जब बन रहा है, तो इस साइड वाले कोने पर, यानी प्राथमिक स्तर पर कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड कलर बनेगा, और अंतिम स्तर की तरफ कौन सा बनेगा, वायलेट कलर, ब्लू कलर आपके बनेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें। इंद्रधनुष का बनना क्या है, तो इंद्रधनुष का बनना तो प्रकीर्णन की क्रिया है। यानी वातावरण में क्या होता है, पानी की बूंदें होती है, वो पानी की बूंदें जिस तरीके से प्रिज्म से सफेद लाइट जा रही है, ठीक वैसे ही सूर्य की रोशनी जो सफेद कलर की होती है, उसे 7 भागों में इस तरीके से बांट देती है वो पानी की बूंदें, और उससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकीर्णन की क्रिया के कारण होता है। जहां पर लाल कलर जो है वो कम से कम विक्षेपित होता है, इसलिए हमारी जो लेजर लाइट्स और ये सब हेलोजन लाइट्स है वो मोस्ट ऑफ रेड कलर की बनाई जाती है, ताकि प्रकाश का इधर उधर विक्षेपण नहीं हो। इस तरह के 7 कलर के डिस्क को अगर जोर से घुमाया जाए तो ये कलर डिस्क जो है वो सफेद कलर की दिखने लग जाती है, और इस डिस्क को आप क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क इसको कहते हैं। भाई डायग्राम का बड़ा रोल है एनसीईआरटी में, साफ साफ देखिएगा, इनके फोटो के अलावा कहीं भी आप नहीं जाते। आप किसी और भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें एनसीईआरटी मेंशन है, तो आप खाली खाली उसके डायग्राम पढ़ के जाएंगे तो भी 80% पेपर आप निकाल लेंगे। प्रकाश सरल रेखा में अनुगमन करता है, क्योंकि प्रकाश जो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब है अनुप्रस्थ होता है प्रकाश। जबकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो तरंगे होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ये इस चैप्टर में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज। कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, यानी जो पृष्ठ अगर उस पे चमकदार पॉलिश होगी तो वो दर्पण होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो लेंस की भांति हो जाएगा। जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वास्तविक, नहीं प्राप्त होंगे आभासी। समतल जो दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और ये आभासी होता है। बिंब के साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने बिंब की दूरी है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी आप दर्पण के आगे अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर बना है। तो क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे ये कि दर्पण के अंदर बिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो 5 मीटर। आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काम देती है।
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का जो वाम भाग है दक्षिण और दक्षिण भाग वाम दिखाई देता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि अंग्रेजी का कौन सा अल्फाबेट है जिसका वाम भाग दक्षिण और दक्षिण भाग वाम दिखाई नहीं देगा, यानी पार्श्व परावर्तन वो शो नहीं करेगा। तो ए को अगर आप कांच में देखेंगे तो ए जैसा दिखाई देगा, मगर बी को आप कांच में देखेंगे तो बी नहीं दिखाई देगा। अभी निर्भर करता है कि आपके पास 4 ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, उससे आपको ये चेक करना होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के निकट रखते हैं तब वो आभासी और सीधा और आवर्धित होता है। मैंने कहा था कि हर जो लेंस है आपका या दर्पण है आपका वो दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है, पर कंडीशंस लग जाती है कि दर्पण के पास में अगर आप चीज ले जा रहे हैं तब वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और उत्तल दर्पण सीधा और आभासी, ये चीज दर्पण की है। यही बात लेंस की करेंगे तो लेंस में क्या हो गया, जहां ये उत्तल दर्पण सीधा बना रहा था, उत्तल लेंस कौन सा बनाएगा, उल्टा बना देगा। उत्तल दर्पण जो है वो आभासी बना रहा था और उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक बना देगा। ये मैंने पहले भी कहा था, चीजें उल्टी हो जाती है। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश का 7 वर्णों का मिश्रण है और 7 वर्णों में बिखरने की जो इसकी प्रक्रिया है वो आपका प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं आपको। हाय हेलो किस तरीके से कर रहे हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके भैया वो प्रतिबिंब आपका कौन सा है, आभासी है। और जिसे आप प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, वास्तविक हो गया। समतल समतल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा है तो यह किसी उत्तल किससे बना है, अब उत्तल दर्पण से बना है कि उत्तल लेंस से बना है। भाई यहाँ पर आभासी ये बात कर रहा है तो लेंस से तो वास्तविक बन रहा था, तो ये दर्पण से बनेगा आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का ही बने तो दर्पण कौन सा हो गया, समतल दर्पण में ही ऐसी कलाकारी हो सकती है। बाकी बिंब छोटा बड़ा होगा आपका उत्तल और अवतल दर्पण के केस में। जब हम यहाँ पर बात करें कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो प्रतिबिंब आपका कौन सा कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर कहलाएगा। अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पर्दे पर कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी नहीं किया जा सकता। अब आभासी अवतल दर्पण बनाता है कि लेंस बनाता है, तो आभासी जो है वो अवतल लेंस यहाँ पर बनाता है। ठीक है, सत्य असत्य में हम बात करें, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये बात असत्य है। आवर्धित नहीं भाई, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो आभासी सीधा और बिंब से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनाता। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की यहाँ पर बात की है तो ये बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण की यहाँ पर बात की है तो लेंस में आभासी और इसमें वास्तविक और सीधा बनेगा। ये चीज आप देखें कि वास्तविक और सीधा यहाँ पर बनेगा, तो ये चीज आपकी असत्य होगी। अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से कौन सा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, आवर्धित नहीं छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है, और अवतल दर्पण से कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण से बिल्कुल वास्तविक बनेगा, आवर्धित बनेगा और उल्टा बनेगा। ये बात भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, आभासी को नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्या ये बात सही है? तो ये तो हमने ऊपर ही देखी है अभी कि ये बात जो है वो सही है। अवतल दर्पण सदैव की बात की भाई, सदैव नहीं बनाता। जब वस्तु को अपन दर्पण के बहुत पास रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी बनने लग जाएगा। ये चीज यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी समतल दर्पण जो है आपका, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा और बिंब के साइज का बनेगा।
ये वाला। उत्तल दर्पण आवर्धक लेंस की तरह भी काम करता है, ठीक है, और उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाता है। ये भी बात इसके साथ, सॉरी, उल्टा और आवर्धित नहीं बनाएगा, ये बनाएगा समतल दर्पण तो प्रतिबिंब सीधा, समतल दर्पण बनाएगा आपका सीधा और बिंब के साइज से छोटा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस जो है उसे भी हम आवर्धक के तौर पे भी काम ले सकते हैं, ठीक है, और उत्तल लेंस को हम यहाँ पर उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब किसमें है, ये रहा इसमें। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण जो है वो दंत चिकित्सक के भी काम में आता है और अवतल दर्पण से उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस से सीधा और बिंब की साइज से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको बिल्कुल रटनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप इसे समझ सके। ये रहा, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था अंग्रेजी भाषा का कोई चीज है वो वहां पर किस तरीके से दिखाई दे दी। इसके बाद इसमें डिफरेंस है, इसके मल्टीपल साइज की मल्टीपल क्वेश्चंस अगर हो तो हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन यहीं से शुरू होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। ये रहे, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब ये तो डेफिनेट है कि अवतल लेंस से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंब से बड़े साइज का बोल रहा है, आभासी तो बनेगा लेंस से पर छोटा बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करें क्या बनेगा, एक बार रीचेक करने दीजिए। इसे आप एक बार देख लीजिए, उत्तल लेंस ही होना चाहिए वैसे इसका आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर खिसक रहा है तो डेविड और उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप करके देखिए। एक कार का पश्च दृश्य दर्पण जो है समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर की चाल से बैक करते समय जो पश्च दृश्य दर्पण यानी बैक साइड का जो मिरर है उसमें देख रहा है, तो उसको प्रतिबिंब में कार जो है वो सॉरी पीछे खड़ा ट्रक किससे दिखाई देगा, 4 किलोमीटर से दिखाई देगा। ये उसी बेस पर है, समतल दर्पण वाली बात है कि यहाँ पर ये गाड़ी है, इसको रेयर मिरर में यहाँ से देखना है, ये पीछे ट्रक है। 2 मीटर पर सेकंड से इसकी गाड़ी इसको इधर से जाती हुई दिख रही है और इसी 2 मीटर पर सेकंड से इसको ट्रक अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। और इसी तरीके से ये मैंने बोला था कि पहले 4 मीटर वो इससे दूर था, यहाँ पर 4 मीटर दूर है, आदमी खड़ा है तो इसका यहाँ जो बिंब है वो भी 4 मीटर पे बन रहा है। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर इधर खिसक गया दर्पण की ओर, तो इधर कितना बच गया, 3 मीटर, तो अंदर भी कितना हो गया 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 6 मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, टू द पॉइंट फटाफट। जल एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो वाटर रिसोर्सेस में 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। और उसके बाद में हमारे हिस्से में पूरी पृथ्वी में से कितना जल है जो काम में आता है, तो सिर्फ इसका 71% तो पूरी पृथ्वी से ढका है, ये जो है लवणीय जल है और इसका सिर्फ 0.006% ही यहाँ पर हमारे काम का है। यहीं कहीं इसकी वैल्यू ये रहे, 0.006% जो है इसका हमारे काम का है। जल की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस तीनों होती है। ठोस ध्रुवों पर, द्रव अवस्था झीलों महासागर में और गैस की अवस्था जल वाष्प के रूप में इसकी पाई जाती है। ये आपका जल चक्र है कि भूमि का जल जो भौम जल कहलाता है वो भौम जल वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा उड़कर यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और इस संघनन की क्रिया से वापस यहाँ पर बारिश हो जाती है। ये आपका एक कंसेप्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जल का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो भौम जल है और जिस स्तर पर पानी पाया जाता है ऊपरी स्तर पर उसे भौम जल स्तर कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो पानी पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं।
भूमि के अंदर जल का जो रिसाव होता है उसे अंतःस्यंदन कहते हैं, और पहाड़ों के बीच में जो पानी भर जाता है उसको हम जल भर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भौमजल का यहाँ पर तरीका कि हेडपंप से आपने किस तरीके से पानी निकाला, यही भौमजल यहाँ पर जल भर के रूप में है, और यही वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, संघनन द्वारा वापस अंतःस्यंदन द्वारा अंदर आ रहा है। जनसंख्या प्रसार द्वारा हमें जल की कमी हुई है, और जल बढ़ते हुए उद्योग भी इसमें एक बात है। जल का वितरण जो है वो असमान रूप से हमारे देश में है। इसमें एक मैप यहाँ पर दिया है जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में जल जो है वो बरसात बहुत कम होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में बारिश जो है, राजस्थान के ये वाला सिरा 20 सेंटीमीटर, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर, ये वाले सिरे में 60 से 100 सेंटीमीटर। फिर ये जो हल्का ब्लू मैदानी एरिया है जो यूपी से टच होता है, इस वाले में 60 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। फिर ये जो डार्क एरिया आपका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। और ये जो डार्क एरिया है वो आसाम का है जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। चेरापूंजी यहाँ तक नोट किया गया है, शायद अभी एक नया नाम ऐड हुआ था जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। पुराने जमाने में बारिश के पानी का संग्रहण करते थे, उसे बावड़ी, कुओं में, टांकों में इस तरीके से संग्रहित किया जाता था और उसे बाद में सिंचाई में उपयोग किया जाता था। बूंद बूंद सिंचाई पानी को बचाने के लिए, ताकि पानी जो है वो उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बहुत अधिक ना उड़े, यहाँ पर ये चीज है। पानी को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आप आ जाइए। जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, उसके लिए बिना जीवन संभव नहीं है। 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस है। यद्यपि जल अच्छा, वस्तु की अवस्थाएं कितनी है भाई? ये जल की अवस्थाएं तो 3 हो गई, और जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं अब उसे 3 मत लिख दीजिएगा आप, पदार्थ की अवस्थाएं 4 हो गई है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा को भी वैलिड मान लिया गया है, तो पदार्थ की अवस्थाएं अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ठोस, द्रव, गैस के साथ में प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो है वहां पर कंडेंसेशन की अभी खोजी जा रही है, अभी डेवलप नहीं हुई है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है, ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं, ये सब जल की कमी के मुख्य कारण हैं। पानी की बर्बादी जो है भवनों में होती है, जिसके कारण भूमजल में भी कमी आती है। समय की मांग है कि जल का उपयोग मितव्ययता से किया जाए। भौमजल जो है विश्व भर की नदियों, झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ये भी बात गलत है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये बात आप कह सकते हैं कि वर्षा जो है वो आपकी जल का चरम स्रोत है। ठीक है, एक बार इसे आप देखें, बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। और ये देखिए, भौमजल प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो भौमजल प्राप्त करने के लिए आप नलकूप का उपयोग करते हैं, कुएं का उपयोग करते हैं, ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। कुएं हैं, नलकूप है, इनका आप उपयोग करते हैं। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जल की 3 अवस्थाएं। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत है आपकी, वो भूमजल स्तर कहलाती है। ठीक है, भूम जल स्तर कहलाती है। भूमि के जल के अवस्त्रवण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? भूमि के जल के अवस्तरण के प्रक्रम को वो क्या कहते हैं? अवस्यंदन, अंतःस्यंदन, सॉरी, अंतःस्यंदन, हिंदी के नाम थोड़े टिपिकल होते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं। कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? भाई, जल की कमी अत्यधिक वर्षा से कैसे होगी? अत्यधिक वर्षा से तो जल बढ़ेगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलें, नदियों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये बात गलत है। भूमि जल की कुल मात्रा नियत है, भूमिगत जल की कुल मात्रा भी नियत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी होती है तो पानी कम ज्यादा होता रहता है। विश्व के समुद्रों, महासागरों में भी बिल्कुल फिक्स नहीं है। जब बर्फ पिघल जाती है ग्लेशियर्स की, तो पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये बात आप कह सकते हैं। भौमजल और भूमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए। नाटक की बात हमें करनी नहीं है, अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, वन, जो कि हमारी है जीवन रेखा। वन, ये वाला चैप्टर एक बच्चे के ऊपर दिया गया था, उसमें हम बात करेंगे हमारे लायक कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना बेकार हो। अब घटक मस, इसके फैक्ट्स में हम सारे डिटेल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्स में आ जाइए। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। वन विभिन्न पादप जंतुओं सूक्ष्म जीवों से मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल आपकी 100% सही है। वनों की सबसे ऊपरी परत जो है वो वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे की जो झाड़ियां हैं वो एक परत बनाती है, और शाक वनस्पति सबसे नीचे की परत बनाती है। तो इस तरीके से जो वन उगे रहते हैं उसमें क्या होता है, जो सारे बड़े बड़े पेड़ है वो ऊपर की तरफ एक शीर्ष परत का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी का क्या होता है, यहाँ पर अपरदन नहीं होता है। वनों में वनस्पति की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उन्हें पुनर्जनन करने में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन जलवायु, जल चक्र, वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। जलवायु क्या है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु उसके 25 वर्षों का आंकड़ा आपका उसकी जलवायु कहलाती है कि वहां की जलवायु कैसी है। जल चक्र की हमने बात की थी कि जो भौम जल है वो जो है वाष्पीकरण, जो महासागरों का जल है वाष्पीकरण की क्रिया से ऊपर जाता है, वहां पे संघनन की क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण, और उसके बाद में वर्षा जो होती है उनके द्वारा वो पुनः वापस भूमि के जल में चली जाती है, वो आपका जल चक्र यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ से इसमें एक जो चीज थी और वो इम्पोर्टेंट ये थी, ये स्तर की जब बात होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बारिश तेज होती है तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी स्तर है, जिसे हमने क्या कहा था, शीर्ष स्तर यहाँ पर कहा था, वो वर्षा के वेग को रोक लेती है। उसके बाद जो सेकंड जो स्तर आती है आपकी झाड़ियों वाली, वो एक और स्तर आती है जिससे वर्षा का वेग और कम हो जाता है। और जो सबसे निचली स्तर होती है जहाँ पर झड़ी हुई पत्तियां और छोटी मोटी घास होती है, जो कि पृथ्वी पर एक परत का निर्माण करती है, और ये परत मिट्टी के जो अपरदन को है वो कम कर देती है। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी भरा रहता है और जो पानी के अंतःस्रवण की दर है यानी अंदर रिसने की दर है वो बढ़ जाती है, और भूमि के जो भौम जल स्तर है यहाँ का, वो भौम जल स्तर आपका बढ़ जाता है। ये प्रोसेस इसमें बताया गया था। ये जो परत है ये आपकी क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को रहने के लिए भी स्थान ये देता है भूमि की ऊपरी परत। क्वेश्चन आंसर हम इसके करेंगे, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी पुष्पीय पादपों को वृद्धि करने में सहायक है। किसी भी फूल पर अगर मधुमक्खी बैठती है या तितली बैठती है तो वो फूल बड़ी तेजी से खिलता है। वन परिशुद्ध करते हैं, वो जल को भी परिशुद्ध करते हैं और आपकी वायु और वातावरण को भी परिशुद्ध करते हैं। शाक वन में क्या करते हैं, एक स्तर बनाते हैं, शीर्ष स्तर यहाँ पर बनाते हैं, शीर्ष नहीं बनाएंगे, शीर्ष तो जो बड़े पेड़ हैं वो बनाएंगे, ठीक है। जो शाक है आपके वो मध्य स्तर बनाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में वन में क्षयमान पत्तियां जंतुओं की लीद कहा किसको समृद्ध करती है, तो वो मृदा को समृद्ध करती है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में है क्या, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, लेट्स चेक। कौन सा वन उत्पाद नहीं है, केरोसिन वन उत्पाद नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, वन जो है मृदा को अपरदन से बताते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। जो मृदा है वो वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है आपका वो गलत है। वनों में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद जो आपका वो ह्यूमस है, ये मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है।
इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 21% जो है वो वन क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपका जीके का यहाँ पर बनता है। कितने परसेंट है? 21% आपका है। नेक्स्ट आपका आता है अपशिष्ट जल की कहानी। सुनिए इनकी कहानी भी आप एब्स्ट्रैक्ट आदिया की जबानी। देखिए, जल जो है हमारी जीवन रेखा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अपशिष्ट जल आपका कौन सा कहलाएगा? जो जल आपने एक बार काम में ले लिया वो आपका अपशिष्ट जल कहलाएगा। यहाँ पे ये पैरा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस यहाँ पर बनाया जाता है और 2005 से 2015 जो है वो आपका घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में, जिसका स्लोगन था जीवन के लिए जल, जीवन के लिए जल। ये फोटो की मैं फिर से बात करूंगी, 2005 से 2015 के बीच वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए जल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो लाइफ ऑप्शंस इतने प्यारे प्यारे दिए हुए थे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते। इसका आंसर था वाटर फॉर लाइफ। यहाँ पर जल में आपके बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ और बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं। अपशिष्ट जल को प्रॉपर तरीके से निकालने की जो प्रक्रिया आपकी वो सीवर कहलाती है, जिसे मल विसर्जन भी कहते हैं या मल विसर्जन की व्यवस्था भी कहते हैं। जल को विभिन्न संयंत्रों में उपचारित किया जाता है। यहाँ पर इसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले उसे छाना जाता है। छानने के बाद में वहां पर मोटी मोटी जो बड़े बड़े इसके डिब्बे या प्लास्टिक या जो भी एक्स्ट्रा बड़ी गंदगी है वो निकल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसको रखा जाता है, जिससे क्या होता है इसमें ग्रीन और बालू जो है वो नीचे बैठकर अलग हो जाती है। फिर इसके बाद इसे इस तरीके की गोल टंकी में रखा जाता है, जिससे क्या होता है ये बीच में खड्डा होता है, खड्डा नहीं ढलान जिसको कह सकते हैं, जिसमें ये स्लज यानी आपक इकट्ठा हो जाता है। ये जो आपक होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके बाद में इसमें हवा प्रवाहित की जाती है जोर से। उससे क्या होता है इसमें वायवीय जीव उत्पन्न होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। उसके बाद में इसे बहुत दिनों तक एक टैंक में भरा रखा जाता है, जिसके कारण जो भी गंदगी होती है इसकी वो तले में बैठ जाती है और इस तरीके का जो जल है वो 97% शुद्ध जल होता है। और उस शुद्ध जल को महासागरों, झीलों, नदियों के पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा पुनः रिसाइकल होके आपको बारिश के रूप में मिल जाता है। बीमारी पानी से बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अशुद्ध पानी पीते हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां आपको होने की आशंका यहाँ पर रहती है। क्वेश्चन आंसर की हम बात करें, प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जाता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों, अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया गया जल आपका अपशिष्ट जल हो जाएगा और इसे ही हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर पर प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल जो है उपचार के सह उत्पाद और आपंक और बायोगैस है। क्या है? अपशिष्ट जल उपचार के जो सह उत्पाद है वो कौन कौन से? एक तो आपंक है और दूसरा बायोगैस है। खुली नालियों में मच्छर मक्खियां उत्पन्न होती है, जो कि बीमारियों का कारण है। खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। मल त्याग के लिए आवश्यक निपटान की हमको आवश्यक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखिए, जल को स्वच्छ करना है तो उसके स्वच्छ करने का जो प्रक्रम है आपका, तो जल को स्वच्छ करना है, जल को स्वच्छ करना प्रदूषण को दूर करने का प्रक्रम है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल जो है वो आपका क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। शुष्क इसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? ये जो आपंक है आपका, स्लज जिसको आपने कहा है, उसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। नालियां किससे अवरुद्ध होती है? तेल और वसा से अवरुद्ध होती है। जब आप नालियों में तेल और वसा को बहा देते हैं तो क्या होता है कि ये आसानी से निकलती नहीं है और इन पे परत जमती जाती है और वहां गंदगी इकट्ठी होती है और नालियां अवरुद्ध यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट इसका हम ये देखेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसके हम देख सकते हैं, बॉक्स जो भरा हुआ है
ठीक है। वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद कौन सा है? बायोगैस है भाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें हम, जल उपचार में रोगाणुनाशक के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो एक तो ओजोन प्रयोग किया जाता है, और ओजोन के साथ में हम क्लोरीन भी इसको यूज कर सकते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। कौन से प्रक्रम में? जब हम इसको उपचारित करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उपचार संयंत्र में। उपचार संयंत्र में क्या है? वातन नाम है। हिंदी का नाम बड़ा देरी से याद आता है, वातन का नाम। वाहित मल ले जाने वाली पाइप की व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी सीवर कहलाती है। उपयोग के बाद नालियों में बहता जल कौन सा है? आपका वाहित मल जिसको बोलते हैं, या अपशिष्ट जल उसको भी बोल सकते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन कर देते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय जीवाणु आपके डेवलप होते हैं। संदूषित जल जो है आपका, वो अपशिष्ट जल कहलाता है, जैसे आप वाहित मल कह दीजिए। वह स्थान जहां वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं उनको उपचार संयंत्र कहा जाता है। यही नाम है ना, उपचार संयंत्र। अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। बताइए किसका करते हैं? ओजोन के बारे में निम्नलिखित व्यक्तित्व को ध्यान पूर्वक पढ़ो भाई। यह सजीव जीवों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है। ओजोन नहीं है भाई, ऑक्सीजन चाहिए हमको, ठीक है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। बिल्कुल, इसके साथ आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसी की दया से हम बच रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। 3% तो नहीं है भाई। वायु में सबसे पहले तो नाइट्रोजन आती है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है, जो ऑक्सीजन का 21% है, नाइट्रोजन का यहाँ पर 71% के लमसम है, और बाद में जो बचता है थोड़ा बहुत, उसमें सारी गैसें आ जाती है। तो अकेले 3% ये कैसे खा जाएगा? तो कौन कौन सा सही निकला हमारा? ये ऑप्शन आपका ख और ग सही है। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है नहीं है, ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है आपकी। इसी के साथ ही आपका चैप्टर ये खत्म है, और शायद बुक भी यहाँ पर खत्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर आपने इतने पेशेंस से वीडियो देखा। और जहाँ भी मैं फिर से आपको वही बात कहना चाहूंगी कि जहाँ भी आप एनसीईआरटी की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो उसके डायग्राम आप जरूर देखिए, क्योंकि सीधा सीधा जब भी आप बुक खोल कर अगर कोई बंदा बनाता है तो वो डायग्राम देख के ही बात करता है। सेकंड ये होता है, कंसेप्चुअल एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दी गई है वो उनके डायग्राम के अकॉर्डिंग दी गई है। आप सिंपल कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ही कीजिए। फटाफट रिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन से ही मोस्ट ऑफ पेपर बैठ जाता है, अगर उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस मेंशन है तो। इसके अलावा एक सजेशन जो लास्ट में मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से, कि आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं XYZ, चाहे वो डी ग्रेड से लेके E ग्रेड का हो, यानी 4th क्लास से लेके अगर आप IAS लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां भी आप देखेंगे, जो भी आप इंटरव्यू सुनेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे ये दी जाती है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। बिकॉज कोई भी पेपर अगर आपका बनता है, चाहे वो स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का है, चाहे आप नेट दे रहे हैं या फिर आपके स्टेट का फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं या सीटेट दे रहे हैं, या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एसएससी के दे रहे हैं, यूपीएससी के, या आपके लेवल का पुलिस का, जो भी आप दे रहे हैं, वहां पर जो भी पेपर आपका बनता है वो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से बनता है। तो प्लीज ये गाइड वगैरह या बेकार इधर उधर ध्यान देने से बेटर है आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। और 90% मैं श्योर होकर बोलती हूँ कि आपका पेपर उनमें से निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं ये नहीं कह रही सारा पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर कीजिए। जैसे मैंने साइकोलॉजी में यहाँ पर जो पढ़ा है वो 11th 12th से पढ़ाया है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक चलती नहीं है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर कहनी थी आपको। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोस जो हम लेके आएंगे वो 8th स्टैंडर्ड की बुक के हैं। सबसे पहले हम डिटेल वीडियोस करेंगे, उसके बाद में हम फर्स्ट रिवीजन के वीडियो यहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।